वेयर वी वर, कहां तक हो गया था हम लोगों का? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस अपने स्टेप्स बता दी थी, गैस्ट्रुलेशन तक मैंने आपको बता दिया था, राइट? गैस्ट्रुलेशन का इम्प्लांटेशन करके गैस्ट्रुलेशन, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, एंड आफ्टर दैट ऑर्गन्स का फॉर्म होना, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस, राइट सरदार? यस सर। ओके। और मैंने आपको दोनों चीजें बता दी थी कि एक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने वाली लेयर थी, दैट वाज ट्रोफोब्लास्ट। व्हेन वी स्टार्टेड विथ जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट, उसमें पहला डिवीजन वर्टिकल, दूसरा भी वर्टिकल बट 90 डिग्री टू द फर्स्ट, राइट? एंड थर्ड ऑनवर्ड्स स्फेरिकल जब होते जाते थे तो एक से कई सारी सेल्स बनती जाती, और 5 क्लीवेज के बाद वी एक्सपेक्ट 32 सेल स्टेज वाला स्टेज बन जाता, राइट? यानी मॉरुला जो था दैट वाज अ सॉलिड बॉल, मॉरुला जो था दैट वाज अ सॉलिड बॉल, और ब्लास्टुला जो था दैट वाज अ हॉलो बॉल। स्टेप कुछ इस तरह से थी, पहला डिवीजन वर्टिकल, दूसरा भी वर्टिकल 90 डिग्री टू द फर्स्ट, थर्ड ऑनवर्ड स्फेरिकल, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस सेल्स का बनना, कंटिन्यूअस सेल्स के बनते जाने के बाद एक सॉलिड बॉल का बन जाना, दैट वाज मॉरुला। जो काउंटेबल यदि बात करें, अपन काउंटिंग की यदि बात करते हैं तो 8 to 12 स्टेज और 12 to 16 सेल स्टेजेस मॉरुला। उसके बाद तो तेजी से फिर सेल्स बनने लगती हैं, दो टाइप की सेल बनती हैं। विच वन? कौन सी दो टाइप की? ट्रोपोब्लास्ट एंड सेंट्रोब्लास्ट। मेगामेयर एंड माइक्रोमेयर। Megameres and micromeres. Every time when micromere divides, it produces 2 micromeres, and every time when megamere divides, one produces 1 megamere and 1 micromere. So number of micromeres keep on increases. वो माइक्रोमेर इतना प्रेशराइज करते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल है वो फ्लैट होती जाती है, बड़ी होती जाती है, फ्लैट होती जाती है। जो माइक्रोमेर है वो अंदर की तरफ सेंट्रल सेल। आप बोलिए सर माइक्रोमियर की सिर्फ नंबर इंक्रीज होता है या साइज भी इंक्रीज होती है? नहीं, माइक्रोमियर्स के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। मैंने आपको शायद लिखाया भी था कि नंबर बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ने की बात नहीं है। अभी साइज नहीं बढ़ेगा, एक बार वो अटैचमेंट हो जाएगा। सर आपने बोलो। सर आपने जो राइट अप शेयर किया उसमें लिखा है कि इंक्रीजेस इन साइज। इंक्रीज इन साइज लिखा है कि इंक्रीज इन नंबर लिखा है? साइज। इंक्रीजेस इन साइज। माइक्रोमेर्स इंक्रीज इन साइज लिखा है। जस्ट मिनट, लेट मी चेक। मैंने जो राइटअप दिया है उसमें लिखवाया है मैंने आपको, हाँ तो बेटा वो जो मैंने ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद आपको लिखाया है ना, ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद लिखा है वो माइक्रोमेर इंक्रीज इन साइज के बजाय हम उसको कर लीजिए पहले माइक्रोमेर इंक्रीज इन नंबर्स। अभी पहले नंबर्स में बढ़ेंगे हाँ। डॉक्टर। हाँ सर। जब वो जोना पेलोसिटा हट जाएगा, थिनिंग हो जाएगा और अटैच हो जाएगा, उसके बाद फिर उसके नंबर्स के साथ साथ साइज बढ़ने की भी बात आई, राइट? यस सर। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बताया, मॉरुला का बनना बताया, 12 to 16 सेल स्टेज, देन फिर माइक्रोमेयर का बनना, माइक्रोमेयर सेंट्रल सेल मास ले लेती है, ट्रोफोब्लास्ट फ्लैट और लार्ज होती जाती है। उसका एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं ट्रोफोब्लास्ट का, बट वो एम्ब्रियो के चारों तरफ की जिसे अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इट फॉर्म्स दोज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स which are usually formed yolk sac, allantois, amnion, chorion. But in case of human beings, we generally do not consider yolk sac. Though early stage में ये yolk sac ही RBC का formation कर रहा होता है, as we learn in circulatory system in very early embryonic stage. But yolk sac is as such not a true membrane for human beings. फिर भी 4 का सीक्वेंस यदि अपन बात करते हैं तो 4 हैं, यॉक सैक है, एमनियन है, यॉक सैक है, एमनियन है, एलेंटाइस और कोरियन। परफेक्ट। तो बाहर की तरफ कोरियन है, यदि यॉक सैक को हटा दें तो बाहर की तरफ कोरियन है, देन एलेंटाइस एंड देन एमनियन। परफेक्ट। तो एमनियन की मेम्ब्रेन्स जो होती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स, जो कि फ्लैट और लार्ज होती जा रही थी, है ना? और जो सेंट्रल की तरफ सेल मास बनाए हुए हैं वो बनाता है एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियोनल नॉब भी मैंने बताया था, दैट एम्ब्रियोनल नॉब इज बेसिकली जस्ट लाइक दिस ग्रुप ऑफ सेल्स लाइज beneath the blastopore, and blastopore is what? Blastopore is the pore of that blastocele.
तो ब्लास्टोसील के नीचे क्या, जो ब्लास्टोपोर है उसके नीचे राउबर सेल्स हैं, वो एम्ब्रियोनल नॉक बनाती हैं एंड दे इग्नाइट और दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और वहीं पर जो ट्रोफोब्लास्ट है दे स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। परफेक्ट। अब अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा होता है उसमें फिर इम्प्लांटेशन पहले हो जाएगा। इम्प्लांटेशन तक कल हमने देख लिया था, 6 से 7 दिन लगते हैं उसको प्रॉपर जगह पर आने के लिए, और उस प्रॉपर जगह पर ही अटैचमेंट हो, इस बात का अश्योरेंस कौन करता था? जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा इंश्योर्स की जो जाइगोट है, यानी जो एम्ब्रियो की तरफ बढ़ता जा रहा है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो प्रॉपर जगह पर अटैच हो, वहां पर जोना पेलिसिडा की थिनिंग होने लगती है और वहां पर फिर बन जाता है क्या, दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा जो आज अपने को देखना था, फिर एक अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी जो एक्सचेंज के लिए मदद करेगी, और उसके बाद फिर पार्चुरेशन वाला पार्ट। परफेक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 ही पार्ट में पैरेलल चलना है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पे चलना है ट्रोफोब्लास्ट को लेकर, और एक सेंट्रल सेल मास को लेकर चलना है एम्ब्रियो को लेकर। परफेक्ट। तो अब दोनों ही चीजों को पैरेलल ट्रैक पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन एम्ब्रियो का बनना और फिर लेते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। राइट। तो एम्ब्रियो के बनने में 3 लेयर थी, एक्टो, एंडो और मीजो। वो टेबल मैंने आपसे शेयर कर लिया था, आई होप वो टेबल आपने बना लिया होगा। इज इट एटलीस्ट 12th? यस सर। ओके। तो वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का जो टेबल आपने बनाया होगा बच्चों, उसमें कुछ पॉइंट्स जो रेफरेंस बुक में कहते हैं और जो उस पर सवाल आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस के साथ मैं आपको 2-3 पॉइंट्स में लिखा दूं बस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स का मतलब है हम लोग, फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स का मतलब है हम लोग ऐसे इसको लेकर चलना चाहते हैं। फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स यानी मैं सेंट्रल सेल मास की बात कर रहा हूं बच्चों, और सेंट्रल सेल मास का मतलब मैं बात कर रहा हूं जिससे एम्ब्रियो बनने वाला है। परफेक्ट। तो इस फेट ऑफ जर्मिनल लेयर में सबसे पहले मैं एक्टोडर्म की बात करूं। विजिबिलिटी क्लियर है? ओके। एक्टोडर्म की मैं बात करूं तो यहां पर मैं जो एक्सेप्शनल केस है केवल वही बता रहा हूं, सारे तो मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी गिवन और ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू इन दैट टेबल। परफेक्ट। बट एक्टोडर्म से जो एक्सेप्शनल पार्ट है, मतलब नर्वस सिस्टम तो इससे बनेगा। नर्वस सिस्टम जहां पर लिखा होगा आपने इसके पहले, वहां पर भी नोट किया तो चलेगा। नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल न्यूरॉन्स, इंक्लूडिंग ऑल न्यूरॉन्स, सारे न्यूरॉन्स बनेंगे, नर्वस सिस्टम बनेगा एक्टोडर्म से। राइट। यश, बोर्ड ब्लर मुझे तो नहीं दिख रहा है बिकॉज मेरे सामने बेटा वीडियो भी चल रहा है। यश पाकले, मेरे सामने भी वीडियो चल रहा है जिस पर मैं देखता रहता हूं कि बोर्ड ब्लर हो रहा है या नहीं। तो बोर्ड इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर मी। एम आई राइट अमृता? यस सर, क्लियर। मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। न्यूरोग्लिया एक्सेप्ट यानी नर्वस सिस्टम बन रहा है, सारे न्यूरॉन्स बन रहे हैं, न्यूरोग्लिया बन रहा है, एक्सेप्ट कुछ माइक्रोग्लियल सेल्स, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल्स। तो ये मुझे आपको लिखाना जरूरी था, एक्सेप्ट। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं एक्टोडर्म के बाद, बात आती है मीजोडर्म। बाकी सारी चीजें तो लिखी हुई है, बट आई एम टेलिंग यू सम एक्सेप्शंस जो पूछे जा सकते हैं। यानी नर्वस सिस्टम के केस में पूछा जाए तो पूरा नर्वस सिस्टम बन रहा है, न्यूरोग्लिया भी बन रहा है, बट माइक्रोग्लियल सेल्स उससे नहीं बन रही। ठीक है। मीजोडर्म की बात करते हो तो सारी मसल्स बनती है एक्सेप्ट, कोई बताएगा?
ऑल मसल्स एक्सेप्ट एनीवन आइरिस। आइरिस का जो मसल है वो इससे नहीं बन रहा है, बाकी सारे मसल्स इससे बन रहे हैं। परफेक्ट। ग्लैंड के केस में, ग्लैंड के केस में एड्रिनल ग्लैंड ऐसी थी जिसके दो अलग अलग पार्ट से चीजें बन रही थी। ग्लैंड्स के केस में कुछ अलग अलग चीजें थी, यदि आपको याद हो तो मीजोडर्म से एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट बन रहा था? एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल। ओके ठीक। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा इससे बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इससे बनता है, लेकिन एक पार्ट इससे नहीं बनता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट, कोई बताएगा किसी को पढ़ने में आया हो? एक्सेप्ट प्रोस्टेट ग्लैंड, एक्सेप्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। बाकी तो सारी चीजें हैं ही, एक्सेप्शनल पार्ट मैंने आपको लिखा दिया। ओके इसके बाद आता है एंडोडर्म। आई होप दिख रहा होगा आपको अदिति। यस सर। ओके यहां पर ये बनाता है एपिथेलिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बनाता है एपिथेलिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिथेलिया ऑफ प्रोस्टेट, एंड अगेन एक्सेप्ट इनर ग्लैंडुलर पार्ट, इनर ग्लैंडुलर पार्ट, अंदर का ग्लैंडुलर पार्ट ये नहीं बनाता। ओके बाकी सारी ग्लैंड्स बना रहे हैं। और एक ऐसा ये एंडोडर्म है जिसमें मैंने आपको ग्लैंड्स के केस में ओवरऑल हमने लिखा हुआ है, और इसमें अपने को लिख देना एंडोडर्म में एपिथेलिया ऑफ। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो पिछले कुछ 10 से 12 सालों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो वो मैंने आपको नोट करवा दी। एपिथेलिया ऑफ थायराइड, पैराथायराइड, एपिथेलिया ऑफ थायराइड, पैराथायराइड, एपिथेलिया ऑफ थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। तो ये तो बात हुई बच्चों लेयर्स की, जो मतलब मैंने एम्ब्रियो के पार्ट में बताया, मतलब सेंट्रल सेल मास वाला पार्ट। सेंट्रल सेल मास जो कि एम्ब्रियो बनाता है, उस सेंट्रल सेल मास से मैंने आपको बता दिया एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कल यहीं तक मैंने आपको छोड़ा था। गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला के बाद एक्टो एंडोमीजो की लेयर्स और ऑर्गेनोजेनेसिस। अब इससे ऑर्गन का बनना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे और कैसे बनेंगे, उसके लिए ये नोट कर लिया आप लोगों ने? मानसी नोटेड? यस सर। दिशा, दिशा, गौरी, रिया, चैतन्य, स्नेहा, स्नेहा। यस सर। ओके परफेक्ट। चलिए सो इसके बाद कौन सा ऑर्गन बनना है किससे, उसके लिए आई नीड टू शेयर एन इमेज। सर हाँ बोलो। नहीं सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैंने बोला ही नहीं कुछ, तो ब्रेक कहां से हो? ओके थोड़ा सा इमेज शायद क्लियर नहीं आया है। लेट मी शेयर वन मोर बेटर एंड क्लियर इमेज। जस्ट वेट।
अभी नोट करने की इसमें मदद पड़ी है, अभी सिर्फ समझ लीजिए उसको, नोट करने के लिए मैं दैट आई विल शेयर द ईमेल। ओके, I hope it is better and visible. Yes, sir. ओके, परफेक्ट। अब बच्चों जो लेयर्स बन गई हैं, लेयर्स के बाद आपको क्या लिखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। कल जहां तक मैंने छोड़ा था दैट वाज इम्प्लांटेशन पार्ट, अब इम्प्लांट हो गया, गैस्ट्रुलर मूवमेंट होने लगेंगी। उसके पहले गैस्ट्रुलर मूवमेंट नहीं हो रही थी, क्यों होती, क्योंकि अभी तो एक जगह फिक्स ही नहीं हुआ था। अब एक जगह जहां फिक्स हो गया, फिक्स करने में जिसने मदद की वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट था, या यूं कहिए कि ट्रोफोब्लास्ट वाला पार्ट था, कोरियोनिक पार्ट था, तो वो तो इम्प्लांट करने में मदद कर दिया। वो हार्मोन का क्या प्ले है, उसके बाद कौन कौन से हार्मोन लेते हैं, कौन एलएच का चार्ज टेक ओवर करता है, वो सारी बातें अपन देखी। अभी हमने इतना समझ लिया कि वो उससे बाइंड हो गया, यूटेराइन वॉल से प्लेसेंटा फॉर्मेशन की वजह से एम्ब्रियो और मदर के बीच एक अटैचमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। वो प्लेसेंटा क्या है, कैसे, सब लिखाऊंगा। लेकिन अब अंदर क्या हो रहा है एम्ब्रियो का, पहले उसको देखते हैं। एम्ब्रियो में अंदर जो लेयर्स थी तीन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, उससे बहुत सारी ऑर्गन्स बनने, सारी ऑर्गन्स बनने लगे, क्योंकि यही तीन बेसिक जर्मिनल लेयर्स कहलाती है। फिर होता क्या है डेवलपमेंट में, वीक 1 यानी फर्स्ट वीक में आपको जो मेजर है वो मैं आपको बता दूंगा, क्या नोट करना है उसमें से, है ना। अभी यहां पर सिर्फ थियरी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज स्टार्ट्स 24 आवर्स के अंदर, 4 से 5 दिन में ब्लास्टोसिस बन जाता है, 6 से 7 दिन में इम्प्लांटेशन हो जाता है, 3 जर्मिनल लेयर बनने लगती है। वीक 3 के बाद, 3rd वीक में ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई 4th वीक आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना है, लेकिन चूंकि अब प्लेसेंटा बन गया है, प्रेगनेंसी आ गई है, तो डेफिनेटली वुमन विल नॉट हैव अ पीरियड, है ना। ये पहला साइन होता है प्रेगनेंसी का, राइट। क्यों, क्योंकि 3rd वीक तक नया साइकिल आ जाएगा ना, नया साइकिल के आने का नंबर आ जाएगा, उसके सिम्टम्स आने लगे, वो नहीं आया दैट मींस अब वो प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द बैकबोन, यहाँ एम्ब्रियो का, फीटस का बैकबोन बनने लगा, न्यूरल ट्यूब बनने लगी। सबसे पहले न्यूरल ट्यूब और बैकबोन का फॉर्मेशन शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड का काम शुरू होता है, बिगिनिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये पहला ऑर्गन लिखा है, ये काम अपना इंपॉर्टेंट है। मानसी, नीड नॉट टू स्टार्ट योर कैमरा, व्हाई यू स्टार्ट योर कैमरा मानसी। बच्चों तुम लोग फोन को क्यों हाथ लगाते रहते हो इधर उधर, शांति से जो स्क्रीन चल रहा है उसको देखिए बस। तो यहां पर सबसे पहला काम हुआ बिगिनिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो पहला ऑर्गन ये अपने काम का है। आप नोट चाहे पूरा कर लीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा वीक 3 को, बिकॉज वो पहला ऑर्गन जो बनना स्टार्ट होता है दैट इज न्यूरल ट्यूब, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वीक 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड गट, गट बोलो तो अपना इंटेस्टाइनल पार्ट स्टार्ट फॉर्मिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब मदर और बच्चे के बीच में प्लेसेंटल कनेक्शन के थ्रू एक ऐसी डक्ट जो गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। परफेक्ट। वीक 5 पर आता हूं तो 5th वीक में ब्रेन डेवलपिंग, लिम्स हो जाते हैं। लिम्बर्ट्स मतलब फिंगर्स वाला पार्ट है ये, चाहे फिंगर्स कह लीजिए, आर्म्स कह लीजिए, फिंगर्स कहने वजह आर्म्स पहले कर लें अपन, हाथ पैर, ये धीरे धीरे बर्ड्स के फॉर्म स्टार्ट होते हैं। स्मॉल स्वेलिंग्स व्हिच आर द बिगिनिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। हार्ट इज अ लास्ट ट्यूब एंड स्टार्ट्स इन बीटिंग। 5th वीक में हार्ट बीट, तो वर्ड हाईलाइट ऊपर क्या करना था अपने को, पहला ऑर्गन। 4th वीक में हार्ट, 5th वीक में हार्ट स्टार्ट बीटिंग, ब्लड पंपिंग, जो कि अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है। 6 वीक्स में आईज एंड ईयर्स स्टार्ट टू फॉर्म, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। वीक 7 सारे मेजर ऑर्गन बन जाते हैं। अब वीक 7 समझ रहे हैं आप, वीक 7 मतलब आप ये समझ लीजिए कि 7वें हफ्ते में, यानी करीब करीब वो 2 महीने के अंदर सारे ही ऑर्गन बन चुके। टेक्निकली साइंस ऐसा कहता है कि ह्यूमन एम्ब्रियो को पूरे ऑर्गन्स को बना लेने में, पूरा ऑर्गन बन जाने में 56 डेज लगते हैं। 56 डेज के बाद केवल ग्रोथ होना शुरू होती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट लेडी का, मदर का एब्डोमेन स्पेस हमें क्लियर इंडिकेट करता है कि नाउ शी इज प्रेग्नेंट, है ना। क्योंकि उसके तब तक तो ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, तब तक तो सिर्फ ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वीक 7 में ऑल मेजर इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप, फेस फॉर्मिंग, आईज हैव सम कलर,
आईज हैव सम कलर, वीक 7 इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, आईज हैव सम कलर। माउथ और टंग डेवलप हो जाती है, हाथ पैर, वहां लिम्फ बर्ड्स बनी थी, यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं। बाई वीक 12, 12 वीक मतलब मान के चलिए 3 महीने की करीब करीब बाद, फीटस फुल्ली फॉर्म विथ ऑल ऑर्गन्स, मसल्स, बोन, टोज, फिंगर्स, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। अब फीटस की मूवमेंट स्टार्ट होती है लगभग 20, क्योंकि अब गैप्स इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि हर वीक में जो बनना था वो तो बन चुका, अब तो ग्रोथ वाली पार्ट, इसलिए 12 से सीधे 20 वीक पे आया। अब हेयर बिगिनिंग टू ग्रो, आईब्रोज बनने लगते हैं, आईलैशेस बनने लगते हैं। अब उसका फिंगरप्रिंट डेवलप हो रहा है। फिंगरप्रिंट डेवलप हो रहा है मतलब उसका जो वो मस्कुलर पार्ट है फिंगर्स का, जहां से उसकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी स्टार्ट होनी है, दैट स्टार्ट डेवलपिंग। नेल्स ग्रो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, एंड में ग्रिपिंग आने लगती है, राइट। और यहां पर वो 16 to 20 वीक जिसमें फीटस का यानी एम्ब्रियो का मूवमेंट पहली बार रियलाइज कर सकती है मदर, वो ये वीक 20। अब वीक 20 मतलब ऑलमोस्ट आपके 5 महीने। और साइंस ये कहता है कि लगभग इस दौरान जब सारे ऑर्गन्स बन गए हैं तो एनोमलीज, क्रोमोसोमल एनोमलीज का जो टेस्ट होता है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 4थे से 5वें महीने के बीच, ताकि यदि किसी प्रकार का क्रोमोसोमल एबरेशंस हो तो समय रहते, जैसा भी डॉक्टर्स के कंसल्टेशन पे जो भी सजेशन दिया जा रहा होगा वो किया जा सकता है। और इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि अबॉर्शन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, नॉट अबॉर्शन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यदि किसी प्रकार की क्रोमोसोमल एनोमलीज की वजह से, लेकिन वो लीगल प्रोसेस के थ्रू, यानी पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक मेडिकल कंसल्टेशन और सेकंड ट्राइमेस्टर में 2 मेडिकल कंसल्टेशन यदि है तो और केवल तो MTP इज परमिसिबल एंड लीगल। परफेक्ट। वीक 24 आईलिड ओपन हो जाती हैं, लीगल लिमिट फॉर अबॉर्शन इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस। अब वीक 24 मतलब 20 तक करीब करीब आपके हो गए थे 5 महीने, राइट। अब यहां पर इस वीक के अंदर अंदर लीगली वो काम किया जा सकता है, मतलब बट उसके लिए कंसल्टेशन बहुत जरूरी है, राइट। और बाय वीक 26 गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इफ बॉर्न प्रीमैच्योर, यदि कहीं पर प्रीमैच्योर होता है तो इस वीक के बाद 26 वीक। अब 26 वीक मतलब लगभग 6.5 महीने, 7 महीने के आसपास, 7 महीने के आसपास उसके सर्वाइवल के चांस अब बढ़ जाते हैं यदि प्रीमैच्योर हो भी जाए। इसके पहले प्रीमैच्योर यदि वो होता है तो कहीं ना कहीं वो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम हो जाते हैं। 28 वीक तक बहुत तेजी से उसका विगरस मूवमेंट होने लगता है, वो टच और लाउड नॉइस को रिस्पॉन्ड करने लगता है, और कहीं ना कहीं उस एमनियोटिक फ्लूइड के स्वेलो करके उसका यूरिनेशन या यूरिनेटिंग वो स्टार्ट करता है। बाय वीक 30 अपना हेड घुमाकर नीचे की तरफ लाता है टुवर्ड्स वेजाइनल पार्ट, और वहां से बर्थ के लिए रेडी होता है। और 40 वीक्स या लगभग 9 मंथ 7 डेज कहते हैं, 9 मंथ 9 डेज, दैट इज कंप्लीट गेस्टेशन पीरियड, इसका बच्चे का जन्म होता है। तो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। मैं अभी शेयर कर देता हूं ताकि इसको लिखने में आपका कोई बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सर। हाँ बोलिए। सर बच्चा गर्ल है या बॉय, ये कौन से वीक में समझता है? कौन पूछा? सर खुशी। खुशी। बच्चा बॉय है या गर्ल है मैडम, इसके लिए सेक्स ऑर्गन यानी जहां पर गोनाड्स का डेवलपमेंट होने लगता है ना। और गोनाड्स का डेवलपमेंट यदि अपने को पता करना है तो वो यूजुअली पता लगाया नहीं जाता, लीगल इसमें है, इलीगल है। यदि पता लगाना है तो हार्ट बीट से भी पता चल जाता है, जो कि 4थे वीक का खेल है, बराबर, यदि पता लगाना चाहें तो। अदरवाइज एमनियोटिक फ्लूइड से यदि पता लगाना है तो वो भी आप जब ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया है तो 3rd मंथ से आप ये एमनियोसेंटेसिस, दो खुशी मैडम, एमनियोसेंटेसिस इज नॉट अ लीगल टेक्निक टू डिटरमाइन द सेक्स। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक किस लिए की जाती है? इट इज जस्ट टू चेक द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये एक अलग बात है कि टू चेक द जेनेटिक डिसऑर्डर और टू डिटरमाइन द जेनेटिक ऑर्डर, टू डायग्नोज द जेनेटिक डिसऑर्डर, कहीं ना कहीं सेक्स पता किया जाना जरूरी होता है। तो बाय डिफॉल्ट यदि एमनियोटिक फ्लूइड में कहीं एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम मतलब नाम बताया था टेक्निकली 12th
एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज व्हाट? बार बॉडी. बार बॉडी. बार बॉडी. कौन बोला? आयुष. Very nice. Bar body is an additional X chromosome. Its presence shows the sex is female. यदि ये है तो सेक्स फीमेल है और नहीं तो सेक्स मेल है. तो एमनियोसेंटेसिस में बेसिकली इससे पता लगाया जा सकता है. वैसे डॉक्टर से यदि आप पूछें तो आपको सिर्फ हार्ट बीट के बेस पर भी जज करके बता सकता है, विच इज हार्डली द केस ऑफ सेकेंड मंथ. खुशी. ओके सर. तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, है ना. ये मैंने आपको वो पार्ट बताया बच्चों जिसमें अंदर के एम्ब्रियो वाला पार्ट मुझे आपको बताना था, सेंट्रल सेल मास वाला पार्ट मुझे आपको बताना था. ओके. आई होप ये पार्ट मैंने पूरा किया. अभी आपको मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आपको बताऊंगा. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बाद हम पार्क्यूलेशन वाला पार्ट. यहां तक अंदर के एम्ब्रियो के बनने तक स्टेट क्लियर है आपको. वो जो मैंने वीक वाइज चार्ट आपको दिया है उसको डेफिनेटली आपको नोट कर लेना. और मैंने जो बीच में बताया कि यू नीड टू हाईलाइट द स्टेटमेंट्स, आपको उतने ही सेंटेंस हाईलाइट करना है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर, लेट मी चेक, एनसीईआरटी पेज नंबर 54 पर दिया गया. What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months. Do you know for how many months pregnancy lasts in dogs? Anyone? Anyone? 55 to 60 days. 60 days. भाई जिसके यहाँ भी डॉगी यदि होगा, पेट एनिमल होगा, वैसे भी देख सकता है. अदरवाइज that is it does require 56 to 60 days. लगभग 60 days. कैट लगभग इतना ही 55 days. और एलिफेंट लगभग 670 days. 2 years. 170 दिन, लगभग 2 साल, है ना. तो ये वहां पर नोट कर लीजिएगा, डॉग, एलिफेंट और कैट्स. इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed. हार्ट के बारे में लिखा है तो आपको उस टेबल को बनाकर हार्ट को अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज एनसीईआरटी स्टेटमेंट है. First sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the second month of pregnancy, means 8 weeks, the fetus develop limbs and digits, fingers और हाथ पैर बनने लगते हैं. By the end of 12 weeks, लगभग 3 महीने, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओवरऑल 9 month को हम यदि डिवाइड करते हैं तो 3, 3, 6, 3, 9, तो पहला ट्राइमेस्टर. Most of the major organ systems are formed. For example, the limbs and external genital organs are well developed, right? First movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. 5वें मंथ में मैंने आपको बताया था हेयर की ग्रोथ वो फील होने लगती है. By the end of 24 weeks, second trimester, body is covered with fine hair, eyelids separates and eyelashes are formed. सारा हेयरी पार्ट जो है बनने लगता है by the end of 24th week. By the end of the 9th month, the fetus is fully developed and is ready for delivery. जितने भी वीक्स के टप्पे आपको एनसीईआरटी में दिए गए दोस्तों, उसको आपको हाईलाइट कर लेना है. यही सजेस्टिव है. नोट पूरा कीजिएगा ताकि आपको रेफर करने के लिए सही रहे, सीक्वेंस देखने के लिए सही. परफेक्ट. ओके, नाउ स्विचिंग टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन्स. इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा. राइट, हेडिंग डालेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन्स. उतने ही पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे जितना उससे संबंधित नीट में क्वेश्चंस कभी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन्स. पॉइंट नंबर 1, फोर मेम्ब्रेन्स या 4 लेयर्स. बाहर से सीक्वेंस बोलिए. कोरियन, अल्टोनिस, अलेंटोइस,
एलेंटॉइस, एमनियक फ्लूइड और yolk sac। एमनियन और यॉर्क से, जिसको मैंने चौथा नहीं करके मैंने लिख दिया बस ऑल्टरनेट में यॉर्क से। बहुत फेंट दिख रहा है क्या कलर बोर्ड पर? हाँ यस सर। सर। यस सर। ओके ओके, करता हूँ थोड़ा डार्क करता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलिए, सबसे पहले कोरियन। कोरियन के बारे में लिख लीजिए। फॉर्म बाई, अब दिख रहा है ठीक? यस सर। यस सर। ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड, ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड। Point number 2, surrounds the embryo for protection. Surrounds the embryo for protection and take part in placenta formation. और इसके कोरियन के लेयर से प्लेसेंटा के बनने की वजह से हमारे प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? ह्यूमन कोरिक। कोरियोनिक। इसकी वजह से कहते हैं कोरियोनिक। हीमोकोरियोनिक क्यों कहते हैं उस पर भी आऊंगा। इसकी वजह से कहते हैं कोरियोनिक। हीमोकोरियोनिक क्यों कहते हैं उस पर भी आऊंगा, ठीक है। इससे बन रहा है इसलिए कोरियोनिक। एलेंटोइस, formed by trophoblast inside। अंदर से ट्रोफोब्लास्ट का बना होता है, बाहर से मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि अननेसेसरी उलझ जाएंगे, सोमेटोप्ल्यूरिक और स्प्लैंकोप्ल्यूरिक, इसलिए जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। sac-like structure, sac-like structure, एलेंटोइस की बात कर रहे हैं अपन। sac-like structure arise from the gut of the embryo, arise from the gut of the embryo, right? स्टेटमेंट नोट करना है आपको। ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल, ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल इन ह्यूमंस। अपने लिए कोरियन और एमनियन ये दो लेयर इंपॉर्टेंट लेयर्स, ओके। एक्सेप्ट blood vessels furnishing, except blood vessels furnishing। Third one is amnion। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, formed by ट्रोफोब्लास्ट अंदर की तरफ है ना, इनसाइड। रिपीट हो गया, formed by ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड। ये अरे ये यदि बेटा गट से बन रही है तो इसको करेक्ट करो, एंडोडर्म इनसाइड। गट से बन रही है, आप भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा। यदि गट से बन रही है तो एंडोडर्म वाला पार्ट हो, formed by ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड, ओके।
हैज amniotic fluid, has amniotic fluid. क्या काम करता है amniotic fluid? shock absorber, act as shock absorber. और क्या काम करता है? डेसिकेशन से बचाता है बच्चों। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, डेसिकेशन मतलब उसको रिलीज होने से बचाता है, होल्ड करके रखता है, और नहीं तो इसकी ड्राइनेस की वजह से ये डेसिकेट हो सकता है, रिलीज हो सकता है ना। एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रिवेंट डेसिकेशन। बराबर। यॉर्कसेक का लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन यॉर्कसेक में इतना मैं बता दूं कि एक फंक्शन अभी बताया था मैं यॉर्कसेक का, क्या करता है वो अर्ली स्टेज में? RBC production. formation of RBCs, आरबीसी प्रोडक्शन इन अर्ली स्टेज। देखिए इमेज में शेयर कर दे रहा हूं, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, क्लियर इमेज भेजता हूं सो दैट आपको ओके। once again repeating my statements, मैंने आपसे कहा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोग बात कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन की पूरी केमिस्ट्री हम लोगों ने समझी। फर्टिलाइजेशन की केमिस्ट्री में मैंने आपको एक्रोसोम के लेयर से कोलेस्ट्रॉल के लेयर का हटना, फिर रिसेप्टर का एक्सपोज होना, फिर जोनल लाइसेंस, फिर पेनिट्रेट करना, मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करना, फिर सिंगैमी करना यानी फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन होना, और जाइगोट का बनना। जाइगोट के बाद क्लीवेज, फिर मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन ब्लास्टोसिस, देन इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद दो चीजें चलती, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मदद करती है, ट्रोफोब्लास्ट मदद करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बनने में और प्लेसेंटा के बनने में, और इनर सेल मास या सेंट्रल सेल मास एम्ब्रियो के बनने। सेंट्रल सेल मास या इनर सेल मास जो एम्ब्रियो बनाता है, उसमें मैंने कुछ एक्सेप्शंस आपको बता दिए, रेस्ट टेबल वी हैव शेयर्ड, राइट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन्स मैंने आपको बता दी। नाउ वी आर स्विचिंग टू प्लेसेंटा। उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट 2 या 4 पॉइंट्स हैं, वो प्लेसेंटा में आपको बताऊंगा, एंड दैट्स ऑल। देन वी विल स्विच टू पार्चुरेशन। इज दिस नोटेड? इज दिस नोटेड? दर्शिता, चैतन्य, दिशा, अथर्व गांगुर्डे, अथर्व पारीक। Is this noted? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, perfect. चलिए तब तक मैं आपको ये बोर्ड में क्लीन करूं और इंक थोड़ा सा मैं डालूं क्योंकि बहुत फेंट हो रहा है। मैं एक स्क्रीन शेयर करके रखूं आपके साथ ताकि आप उसे समझें मेरे कुछ लिखाने के पहले। I hope screen is visible. Yes, sir. चेक कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके मॉड्यूल में इस डायग्राम पर बेस्ड एक क्वेश्चन है।
देखिए जो डायग्राम बच्चों अभी आपको दिख रहा है आपके सामने, इस डायग्राम को फीटल मेम्ब्रेन्स के केस में, जो भी मैंने आपको बताया वो फीटल मेम्ब्रेन्स के केस में समझाएगा। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर कभी इमेजिन हमने नहीं किया या नहीं समझा या देखा, बट स्टिल उसको थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरियोनिक विलाई से। प्लेसेंटा विल डेवलप इन दिस रीजन। नीचे की तरफ एक आपको 4-5 ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हुए दिख रहे हैं जिसे कोरियोनिक विलाई कहा जा रहा है। Those chorionic villi, villi are finger-like projection, and these are the modification, or we can say the extension of the membranes. So fetal membrane, if extended, modifies, they forms villi. Those chorionic villi embedded into or deeply buried in the maternal uterus and forms a strong connection with the fetus. This is called as प्लेसेंटा। ओके ठीक, प्लेसेंटा वाली जो लेयर है उस लेयर को यदि कहीं ध्यान से आप देखें तो लिखा होगा कहीं ट्रोफोब्लास्ट। ऊपर की तरफ देखिए कोरियन। इफ कोरियोनिक विलाई की मैं बात करूं तो कोरियोनिक विलाई के दोनों तरफ से आप यदि सर्कल करें, लाइक okay, check this part. Got my point? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बच्चों, इस पार्ट को जो मैंने अभी रेड कलर से सर्कल किया उसी से एक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। इस प्रोजेक्शन को मैंने कह दिया था विलाई। ये विलाई यदि आप देखेंगे तो जब एनसर्कल होकर आ रहा है तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कोरियन, which has 3 layers, ट्रोफोब्लास्ट, सोमेटोप्लूरिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। 2 लेयर्स जो आपको दिख रही हैं। ट्रोफोब्लास्ट का आउटर मोस्ट लेयर है ही वो ट्रोफोब्लास्ट जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने वाली थी। दैट ट्रोफोब्लास्ट along with सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कल मैंने टेबल में आपसे शेयर किया था, सोमेटोप्लूरिक एंड स्प्लेंकोप्लूरिक। स्प्लेंकोप्लूरिक आपको अंदर की तरफ दिखेगा, सोमेटोप्लूरिक आपको बाहर की तरफ दिखेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट और सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ये मिलकर बनाते हैं कोरियन, और उस कोरियन का ही एक्सटेंशन यहां पर होता है एज ए विलाई, कोरियोनिक विलाई। परफेक्ट। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो लेयर अपने समझ में आ गई, दैट इज कोरियन का एक्सटेंशन हुआ, विलाइज बनी। अंदर की तरफ देखते हैं तो एक जगह लिखा हुआ है एम्ब्रियो, यानी अंदर जो ब्लैक कलर में स्पॉट, ब्लैक कलर डॉटेड स्पॉट आपको दिख रहा है जहां पर एम्ब्रियो बन रहा है, उसके अंदर गट बन रही है, प्रिमिटिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक पोस्टेरियर पार्ट दिख रहा है, एक एंटीरियर पार्ट दिख रहा है, लेकिन वो एम्ब्रियो जिसके अंदर पड़ा है हल्का सा पिंकिश कलर, दैट पिंकिश कलर स्ट्रक्चर इज एमनियन। अब वो किससे बना है तो लेयर्स बताई गई, तो उसमें उलझना इसलिए मैंने नहीं बताई आपको, लेकिन ये डायग्राम शो करके मैं क्या बताना चाह रहा था, यदि लेयर वाइज देखना जाए यहां तो पहला एक हुआ सोमेटोप्लूरिक, एक यहां पर भी सोमेटोप्लूरिक, एक यहां पर स्प्लेंकोप्लूरिक, एक यहां पर स्प्लेंकोप्लूरिक। यानी सोमेटोप्लूरिक और स्प्लेंकोप्लूरिक कौन किसकी लेयर का अंदर का पार्ट बना रहा है और किसकी लेयर का बाहर का पार्ट बना रहा है, इसको समझना है। तो थोड़ी देर बताने की कोशिश करता हूं, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कोई सवाल कई सालों से इस पर नहीं आया है, समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपको कोरियन की बात करूं तो कोरियन का अंदर का पार्ट सोमेटोप्लूरिक से बना हुआ है। आयुष समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं? आप तो 4 जो रेड कलर के एरोज बने हैं, जस्ट मिनट, वन 2 3 एंड 4, इन चारों को देखते रहिएगा और मेरी बात को सुनते रहिएगा। मैंने अभी जो मेम्ब्रेन्स आपको लिखाई, एमनियन, कोरियन, यॉर्कसैक और एलेंटोइड्स, ये जो 4 लेयर्स मैंने आपको लिखाई, इसमें मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, यस नो करते चलिएगा, समझ में आ जाए आपके को। कोरियन को मैंने कह दिया
made up of trophoblast outside. Agree? Yes. Yes. And somatopluric inside. Agree? Yes. Yes. तो ये कोरियन की जो एक डॉटेड लाइन और एक डार्क लाइन दिख रही है, वो बाहर की लेयर बता दी, अंदर की लाइन बता दी। तो ये मैंने लिखवाया नहीं आपको क्योंकि उलझ जाते बार बार, कहीं सोमेटो बाहर बना रहा है, कहीं सोमेटो अंदर बना रहा है। बट फाइन, डायग्राम से समझ में आया कि ये भी डायग्राम शेयर अभी कर देता हूँ, तो आप बनाने लग जाओगे और समझोगे नहीं। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर द इमेज आल्सो। इमेज इज शेयर। तो अब आपको पूरा फोकस डायग्राम पर होना चाहिए। मैंने सेंटेंस कहा और जो समझदार बच्चे उन्होंने लिख भी लिया होगा, कहीं कोरियन का एक गोला बनाया होगा और कोरियन के गोले में लिख दिया होगा आउटसाइड ट्रोफोब्लास्ट, इनसाइड सोमेटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म। चलिए कोरियन के बाद बात करते हैं। एलेंटोइस, एंडोडर्म इनसाइड एंड स्प्लेंकोप्ल्यूरिक आउटसाइड। सही बोल रहा हूं क्या मैं डायग्राम को देखकर? एलेंटोइस, एलेंटोइस मिला लेयर आपको? यस सर। एलेंटोइस की लेयर में मैंने यदि ये स्टेटमेंट दे दिया एंडोडर्म इनसाइड, एलेंटोइस की लेयर देखिए, एंडोडर्म इनसाइड, अंदर का डार्क वाला लाइन, डार्क वाला पॉइंट देखिए, मैं एग्जैक्ट पॉइंट करने की कोशिश करता हूं। देखिए थोड़ा सा रेड कलर के डॉट डॉट मैंने बनाए। एंडोडर्म कह दिया मैंने इनसाइड एंड स्प्लेंकोप्ल्यूरिक आउटसाइड, स्प्लेंकोप्ल्यूरिक आउटसाइड। देखा? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक। तीसरी लेयर बच्चों मैं कह रहा हूं एमनियन, थर्ड लेयर है एमनियन। क्या आप मेरे बिना बोले आप में से कोई बता सकता है कि क्या बोलूं मैं, क्या आउटसाइड और क्या इनसाइड? सोमेटोप्ल्यूरिक आउटसाइड, ट्रोपोब्लास्ट इनसाइड। परफेक्ट, वेरी गुड सरदार। यानी चारों लेयर जो हुई अभी, यॉर्कसेक की भी बात कर लेते हैं। यॉर्कसेक बोलो सरदार। स्प्लेंकोप्ल्यूरिक आउटसाइड, एंडोडर्म इनसाइड। परफेक्ट। यानी बस आपको अब ये देखना है कि एलेंटोइस और यॉर्कसेक जो अपने लिए ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल है ह्यूमंस के केस में, वो दोनों ही अंदर से एंडोडर्म की बनी है और बाहर से जो है स्प्लेंकोप्ल्यूरिक की बनी। और जहां तक कोरियन और एमनियन की बात मैं कर रहा हूं, तो कोरियन में बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट है और एमनियन में अंदर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट। कोरियन में सोमेटोप्ल्यूरिक अंदर की तरफ है, एमनियन में वो बाहर की तरफ है। होगी ही, क्यों होगी? क्योंकि एमनियन एम्ब्रियो को कवर कर रहा है, तो एम्ब्रियो को कवर करके जो बाहर की लेयर होगी वो उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर के तो अंदर ही होगी। चैतन्य, यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। शुभम, गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके परफेक्ट। हाँ, यानी सर। आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग न लगाते हुए यदि हम काम करें तो हमें सिर्फ एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्कसेक, इसके अंदर बाहर के लिए यदि हम लिख लें तो भी हमारा काम हो जाता है। तो रिपीटिंग फाइनली, एमनियन ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड, सोमेटोप्ल्यूरिक आउटसाइड। कोरियन ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड, सोमेटोप्ल्यूरिक इनसाइड। यही दो फंक्शनल लेयर्स हैं। बाकी जो दो नॉन फंक्शनल लेयर्स हैं उसमें कहानी सेम है, एंडोडर्म इनसाइड एंड स्प्लेंकोप्ल्यूरिक आउटसाइड। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। परफेक्ट। ये इमेज मैंने आपके साथ शेयर करके रख दी है, इसे बना लीजिएगा क्योंकि इस पर बेस कुछ क्वेश्चन, यानी शेप दिमाग में बैठना चाहिए किसकी लेयर के अंदर कौन सा है। यानी बाहर की तरफ हो गई बच्चों ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर, फिर अंदर ये सोमेटोप्ल्यूरिक, फिर अंदर की तरफ ये सोमेटोप्ल्यूरिक, फिर उसके अंदर की तरफ ये ट्रोफोब्लास्ट, और फिर उसके अंदर एम्ब्रियो, फिर उसके अंदर उसका डाइजेस्टिव मतलब गट। परफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर एक एमनियोटिक कैविटी वाली बात यदि मैं करूं तो ये एमनियोटिक कैविटी पिंक कलर का स्ट्रक्चर जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है। परफेक्ट। और ऐसे वो मदर से अटैचमेंट हो रहा है थ्रू
villi. Perfect. Now please see this diagram. क्योंकि मैं अब आपको लिखा रहा हूं प्लेसेंटा. परफेक्ट. अभी यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो जो स्ट्रक्चर इसके पहले मैंने अभी दिखाया, उसके बाद ये स्ट्रक्चर मैंने क्यों बताया, क्योंकि यूटेरस में ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज फंडस पार्ट. ऊपर वाला पार्ट, दिस इज फंडस पार्ट, है ना. इधर पे ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम. परफेक्ट. इसके बीच में वो बच्चा सेफ है. परफेक्ट. और वो उसके बाद वो अंदर की तरफ फ्लूइड में पड़ा था, जिसको वो स्वेलो करके यूरिनेशन करने लगे. परफेक्ट. लेकिन मुझे ये अब आपको नहीं बताना था, मुझे दिखाना है आपको ये कैसे प्रोटेक्टेड है और ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है. तो कोरियोनिक विलाई जो लास्ट डायग्राम में मैंने दिखाई, वो आपको दिख रही होगी, विच इज कॉल्ड एज प्लेसेंटल विलाई. इसे डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं. डेसिडुआ, प्लेसेंटा को डेसिडुआ कहने के पीछे, क्योंकि ये डेसिडुअस होता है, ये शेड ऑफ हो जाता है बच्चे के जन्म के समय, ये शेडेड ऑफ हो जाता है, ये निकल जाता है, इसलिए इसको डेसिडुआ कहते हैं. परफेक्ट. इसे कोरियोनिक इसलिए कहते थे क्योंकि कोरियन से बना था. इसे डेसिडुअस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेडेड ऑफ होता है. अब इसे हीमो क्यों कहते हैं, ये भी इसी डायग्राम से बताऊं. तो ये इतना डीपली बरीड हो जाता है, जो कोरियोनिक विलाई आपको दिख रहे हैं बच्चों, इतने डीपली बरीड हो जाते हैं कि मैटरनल ब्लड वेसल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं. स्टेटमेंट सुनिएगा. व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोरियोनिक, बिकॉज कोरियन के लेयर से बनता है. व्हाई इट इज प्लेसेंटा, व्हाई इट इज नोन एज डेसिडुअस, बिकॉज ये शेड हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ. व्हाई इट इज कॉल्ड एज हीमोकोरियल, क्योंकि उस कोरियोनिक विलाई इतना डीप पेनिट्रेट करती हैं, इतना डीप पेनिट्रेट करती हैं कि वो मैटरनल ब्लड तक पेनिट्रेट कर जाता है. अब मैटरनल ब्लड तक पेनिट्रेट कर जा रहा है, मतलब ब्लड उसमें मैटरनल ब्लड में एंटर कर जा रहा है. बिकॉज ऑफ एंट्री इनटू मैटरनल ब्लड, इट इज नोन एज हीमोकोरियल. तीनों नाम मैंने आपको बता दीजिए, नोट कीजिए उसको. हाँ बोलो. ठीक है, थोड़ा सा लेट होता, चैप्टर खत्म हो रहा है, तो एक्सटेंड भी कर लिया एक बजे तक, तो देखा 10 से 15 मिनट. ओके. सो नोट कर लिया आप लोगों ने. 3 पार्ट बताए मैंने. अथर, पारीक, कृष्णा, प्रिया, क्या स्टेटमेंट दिए मैंने. व्हाइट इज कॉल्ड एज कोरियल, कोरियन से बनता है. व्हाइट इज कॉल्ड डेसिडुअस, शेड ऑफ होता है. व्हाइट इज कॉल्ड एज हीमोकोरियल, मैटरनल ब्लड को पेनिट्रेट करता है. ये इतना डीप बरीड हो जाता है कि मैटरनल ब्लड को भी, और ब्लड आने की वजह से उसको कह देते हैं हीम. राइट. अब ये सारी चीज यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड बस आपको दिखाना था मुझे कि अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे अटैच होती है. राइट. यॉर्क सैक वो सेकेंडरी यॉर्क सैक बन जाता है, जिसका कोई फंक्शन बाद में बिल्कुल बाकी नहीं बचता. जो यहाँ यॉर्क सैक दिख रहा है, दैट इज सेकेंडरी यॉर्क सैक बेसिकली, उसका जरूरत नहीं है अपने को. एलेंटोइज जो है वो एक्सीटरी होता है फंक्शन, लेकिन ह्यूमंस में बहुत ज्यादा फंक्शनल वो नहीं है. परफेक्ट. उसके बाद तो सारी चीजें डेसिडुआ, कैप्सुलरिस, कोरियन, एमनियन, ये सब मैंने आपको फीटल मेम्ब्रेन में बता दिया है. परफेक्ट. तो इस इमेज को भी मैंने शेयर कर रखा है आपसे. आपको सिर्फ करना क्या है, इन डायग्राम्स को बनाने के बजाय या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिए हैं, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या उस डायग्राम का आप इमेज निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट ले लीजिएगा जो आपके पास व्हाट्सएप में इमेजेस हैं, और उसको अपने इसमें समझने के लिए स्टेपल कर लीजिएगा, सो दैट कभी भी आपको रेफर करने का जरूरत पड़ा, देन यू कैन रेफर इट. परफेक्ट. हेडिंग डालते हैं बच्चों, प्लेसेंटा. स्क्रीन इज विजिबल, अमृता? Yes, sir. बोर्ड दिख रहा है?
Yes, sir. मैंने आपको लिखाना है आज प्लेसेंटा। फर्स्ट पॉइंट, प्लेसेंटा का फर्स्ट पॉइंट, इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटेराइन वॉल। इंटीमेट कनेक्शन between fetus and uterine wall. Point number 2. Since chorionic villi, chorionic projections deeply buried to maternal blood vessels, इसलिए हीमोकोरियल, पहले कोरियल लिखना था अपन ने, एनीवेज, सिंस formed by chorion, therefore chorionic। तीसरा क्या था? shaded after birth या after parturition लिखना चाहिए इसको, after parturition, so called deciduous। ओके, और मेटा डिस्क्वाइडल क्यों कहलाता है, डिस्क्वाइडल क्यों कहलाता है, वो छोड़ देंगे। एंड थर्ड, फंक्शंस। थर्ड लिखना आपको फंक्शंस। नोटेड? यहां तक नोट कर लिया? Yes, sir. ओके, अब ये फंक्शंस का भी मैं आपको शेयर, आयुष इज इट शेयर्ड? ये इमेज शेयर किए मैंने आपसे कि नहीं किए हैं? ये इमेज शेयर कर दिए हैं? यस। ओके, परफेक्ट। अब इसको बस एक्सप्लेन मुझे करना है बच्चों। न्यूट्रिशन, एवरीवन नोज, all the nutritive elements from the maternal blood pass into the fetus through the placenta। उसी के लिए तो ये कनेक्शन होता है, अदरवाइज हम लोग ओवीपेरी होते हैं। ओवीपेरी में एक बार में यॉक अच्छा खासा दे दिया जाता है, एग लेट डाउन कर दिए जाते हैं, जितना यॉक होगा उसी से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। बट हमारे केस में, विवीपेरीज के केस में, कनेक्शन थ्रू आउट बना रहता है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन O2 CO2 का एक्सचेंज जो होना है वो उसी प्लेसेंटा के थ्रू होना है। परफेक्ट। लेकिन ऑक्सीजन पासेस फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, वो उसके लिए लंग्स का काम करता है। ध्यान रखिएगा, एनालॉगस टू लंग्स, फीटस के जो लंग्स हैं अभी, वो प्लेसेंटा वो काम कर रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड पासेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्यों ऐसा लिखा है रिवर्स डायरेक्शन? एनीवन? एनीवन? सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने जब आपको पढ़ाया था, तब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हम लोगों ने 12th, रिपीटर का तो मुझे याद नहीं, 12th हम लोगों ने फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एनीवन? Twelfth, anyone? Have we learned फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम अलग से जो एनसीईआरटी में नहीं है बट मैंने पढ़ाया था या नहीं? अरे बोलो बच्चों, नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ लेंगे कम से कम। नो सर। नो सर। आयुष बोल देते सर नहीं पढ़ाया लिखा है। रिपीटर बैच,
sir. कोई बात, आई शेयर द इमेज, कोई बात। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लेसेंटा से फीटस को जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फीटस से प्लेसेंटा को। सिंपल, जैसा कि गैसियस एक्सचेंज लंग्स के साथ होता है। एक्सक्रीशन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसी के थ्रू तो उसको जो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालना है, फीटल को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसके पास एक ही कनेक्शन है, क्योंकि वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो कहीं निकाल नहीं सकता, तो मैटरनल ब्लड से प्लेसेंटा के थ्रू डिफ्यूज होकर बाहर कर दिया जाता है। बराबर। वो स्टोरेज है किसके लिए? फैट्स और ग्लाइकोजन के लिए। वो एक बहुत बड़ा बैरियर है। क्यों? कुछ एंटीबॉडीज जा रही हैं, कुछ नहीं जा रही हैं। एनीवन? ऐसी कोई एंटीबॉडी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अभी आपने पढ़ लिया, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है? IgG. एक्सेप्ट आईजीजी कोई भी एंटीबॉडी पास नहीं करती, इसीलिए मदर का भी ग्राफ्ट हम रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार ग्राफ्ट रिजेक्शन, मैटरनल बॉडी से भी ग्राफ्ट रिजेक्शन के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि अदर देन आईजीजी नो द एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, राइट। वो और किसके लिए बैरियर है? ये तो एक अच्छा वो पॉइंट हुआ जो पॉजिटिव वो था कि एंटीबॉडी एक जा रही है, बाकी भी जानी चाहिए थी, लेकिन बेसिकली किसको रोक रहा है? वो टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेस। ऐसे बहुत सारे टेरेटोजेनिक सब्सटेंस हैं जो डिफॉर्मिटीज ला सकते हैं एम्ब्रियो, उसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी बिगाड़ सकते हैं, राइट। जैसे थैलिडोमाइड, ये एक ऐसा टेरेटोजन है जिसको बैरियर क्रॉस नहीं करने देता। परफेक्ट। चलिए, एंडोक्राइन फंक्शंस। एंडोक्राइन फंक्शन में प्लेसेंटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। नीट का स्टेटमेंट, सीक्रेट्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी एचसीजी जो प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन देता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन एचसीएच, इट वाज फॉर्मली नोन एज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल ना, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन हार्मोन जो कि पार्चुरेशन के वक्त जरूरी पड़ेगा। ठीक है। एक स्टेटमेंट जो बड़ा काम का था, द एचसीजी स्टिमुलेट एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन अंटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसने किसका चार्ज टेक ओवर किया है? यदि ये प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट कर रहा है तो किसका चार्ज टेक ओवर किया है? LH. लेच कह लीजिए, या आप वो जो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन करवा रहे थे, जहां इनिशियली एलएच ने काम करवाना शुरू किया था, अब वो किसने शुरू कर दिया? एचसीजी ने। परफेक्ट। एचसीएच स्टिमुलेट, एचसीएच मतलब सोमेटोमेमोट्रोपिन, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी एक सवाल आता है, वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी धीरे धीरे मेमोरी ग्लैंड्स बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उसमें मिल्क का प्रोडक्शन भी होने वाला है और एचसीएच उसको स्टिमुलेट भी कर रहा है। रिलैक्सिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि ये पार्चुरेशन को फैसिलिटेट करता है, रिलैक्स करता है, सॉफ्टनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करता है, प्यूबिक बोन्स जो होती हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी हो। लेकिन ये जो रिलैक्सिन वाला स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी में सीधा सीधा एक सवाल पूछा जाएगा, रिपीटर बैच उसको जान सकती है, गलती इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। Relaxin is also secreted by the ovary. Relaxin is also, क्या also word मिला आपको? महक, कुमुद, काजल, you got the word also NCERT में, पेज नंबर 50 डायग्राम में ठीक ऊपर। स्नेहा मैडम, उस also word को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि वो ओवरी से भी निकलता है। क्योंकि हमें ये तो ध्यान रह जाता है, स्क्रीन भी शेयर किया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, तो दिमाग में बैठ जाएगा कि ये रिलैक्सिन जो है ये प्लेसेंटा से निकलेगा, लेकिन ओवरी से भी रिलीज होता है। वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल किसका नाम है? एनीवन? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का सीक्रेशन है बच्चों। प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इसका अमाउंट कई गुना बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड में, और वहां स्टेटमेंट क्या दे दिया जाता है शुभम? फीटल ब्लड। तो वहां पर बच्चा उलझ जाता है थोड़ी देर के लिए। इन हार्मोन्स का लेवल मैटरनल ब्लड में वो ध्यान नहीं दे पाते, नजर हटी और दुर्घटना घटी वाली बात। तो मैटरनल ब्लड में प्रेगनेंसी के दौरान कई गुना ये बढ़ जाता है। परफेक्ट। दैट इमेज इज ऑल्सो शेयर्ड विथ यू, इसको नोट करेंगे आप। और उसके बाद लास्ट इसमें आएंगे बच्चों पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, NCERT। श्रद्धा मैडम, आर यू देयर? Yes, sir, I am here.
ओके श्रद्धा मैडम, बस लास्ट के 2 से 3 मिनट और. Okay, sir. Take your time. बच्चों, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन जो है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. मुझे कुछ भी नहीं बताना है, सब आपको रीड करना है, सिवाय इस बात के एक सेंटेंस हाईलाइट मुझे कराना है. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy, everyone know, causes expulsion delivery of the fetus. This process of childbirth is known as parturition. Everyone know. उससे मुझे कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है. बट उसके बाद का स्टेटमेंट, parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originate from fully developed fetus. जो fetus developed हो गया है उससे जनरेट हो रहा है, उससे ओरिजिनेट हो रहा है, induced हो रहा है. The signal for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induces mild uterine contraction called fetal ejection reflex. यानी फुली डेवलप्ड हुआ वो फीटस और वो फंक्शनल प्लेसेंटा इस बात को इंड्यूस करता है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो. पहले ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं जिसे आप लेबर पेन कहते हैं. जो यदि नहीं हो रहे हैं तो डॉक्टर्स एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन देते हैं जिसका नाम सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन. तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक पर काम करता है. इनिशियली ये ग्रेजुअली स्टार्ट होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे होने वाले कॉन्ट्रैक्शन और विगरस कॉन्ट्रैक्शन को मोटिवेट करता है. यानी वो पॉजिटिव फीडबैक पर काम करता है. थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, तो वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करता है और तेजी से विगरस कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं जिसे आप फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं. और इसकी वजह से बच्चा बाहर की तरफ पुश कर दिया जाता है सिर की तरफ से. रेयरली पैर की तरफ से भी निकलता है. साइंस ऐसा मानता है कि वो प्यूबिक बोन जो है उसकी जो सॉफ्टनिंग हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू की जो सॉफ्टनिंग कर रहा है, वो भी प्लेसेंटा के सीक्रेशंस है, वो भी प्लेसेंटा के सीक्रेशंस है. बराबर, वो जो सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, रिलैक्सिंग कर रहे हैं उसको, उसकी वजह से बच्चा जब पुश होकर सिर की तरफ से निकलता है तो मैक्सिमम ब्रॉडेस्ट पार्ट पहले निकल जाता है, जिसकी वजह से इनिशियल फेज में मदर को बहुत ज्यादा पेन फील करना होता है. परफेक्ट. लेकिन उस पार्ट के निकलने के बाद फिर इजीली बच्चा बाहर आ जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है. अम्बिलिकल कॉर्ड जो डेफिनेटली ऑलमोस्ट अबाउट टू डेड, अदरवाइज उससे तो फिर बच्चे को भी दर्द हो सकता है, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट टू डेड. क्यों? क्योंकि उसका एक्सचेंज खत्म हो चुका था. राइट. और बच्चा जैसे ही पार्चुरेशन से बाहर आता है, डिलीवरी जैसी होती है, वो उसको पार्ट को कट कर, उसी को इनफैक्ट कट करके बच्चे को बाहर, मैटरनल और ब्लड का फीटस का कनेक्शन कट किया जाता है और तब हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है. परफेक्ट. तो यहां पर बस इंपॉर्टेंट बात थी, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा दैट इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. और फिर वही कॉन्ट्रैक्शन रिगरस कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं, वो आगे लिखा होगा. परफेक्ट. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. देखिए ये सेंटेंस बड़ा काम का था, अभी बताया था. Why it is called deciduous? लिखा है soon after the infant is delivered. Delivered infant होता है, उसके पहले वो fetus था. The placenta is also expelled out of the uterus. Placenta भी बाहर आ जाता है. What do you think the doctor inject to induce delivery? ये सबको पता है ना? Okay, fine. पहले आधे घंटे तक मिल्क रिलीज होता है. उस मिल्क को मैंने बताया था पहले भी. व्हाट इज दैट? फर्स्ट हाफ एन आवर का मिल्क, बच्चे के जन्म के समय फर्स्ट हाफ एन आवर का जो मिल्क रिलीज हो रहा है उसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम, which is rich in which antibody? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए बहुत ज्यादा होता है उसमें, और वो फर्स्ट हाफ एन आवर का मिल्क बच्चों को दिया जाना बहुत जरूरी और न्यूट्रिशियस माना जाता है. परफेक्ट. सो दैट्स ऑल माय डियर. अभी हमारी सीनियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट श्रद्धा मैडम यहाँ पर हैं, श्रद्धा क्षीरसागर मैडम. श्रद्धा मैडम, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके. सो एवरीथिंग यू विल डिक्टेट और आई नीड टू डिक्टेट एनीथिंग? No, I'll take. ठीक है. So should I leave and by making you host? Yes, sir. Okay, fine. बच्चों कोई भी लेफ्ट नहीं करेगा. मैडम अभी आपसे कुछ डिस्कस करेंगी. I leave
मैं भी लीव कर जाऊंगा, ध्यान से उनके सारे इंस्ट्रक्शन सुनेंगे और सारा फीडबैक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, विच इज डेफिनेटली नीडेड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सिस्टम एंड वेलबींग ऑफ यू द कैंडिडेट्स। और वो बहुत एब्सोल्यूट ओपिनियन अपनी दीजिएगा इररिस्पेक्ट ऑफ एनी बायस व्यूज, है ना। बहुत अच्छे से अपना विचार करके जिस भी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो उसको लिखिएगा, दैट डेफिनेटली विल ट्राई टू इंप्रूव, राइट। ये रिकॉर्डिंग तो मैडम कंटिन्यू रहेगी ना, रिकॉर्डिंग को मैं इसको क्या टर्मिनेट कर, पॉज कर दूं ना? As you wish, sir. Recording चलेगा तो भी चलेगा. नहीं, फिर वो No अपलोड issues. करने, जस्ट मिनट। हाँ, we'll stop then. Pause then.